नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षण के स्तर, टीचिंग के लेवल्स क्या होते हैं, उसके अंतर्गत बोध स्तर का शिक्षण के विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसके पूर्व वाले वीडियो में आपने स्मृत स्तर के शिक्षण को समझा है, देखा है। जब स्मृत स्तर का शिक्षण पूर्ण हो जाता है, जब हमें बालक के अंदर ऐसी क्षमता विकसित करने का अवसर मिलता है कि वह कुछ सोच सके, समझ सके, वह अपने आधार पर कुछ निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सके, तो उसी को हम बोध स्तर कहते हैं। स्मृत स्तर पर क्या था कि वह रटने की क्षमता थी। वह वस्तुओं को देखा था तो उसको पुनः बता सकता था, मैंने देखा है। किसी चीज को याद किया तो उसका पुनः स्मरण कर सकता था। लेकिन बोध स्तर का जो शिक्षण होता है, यह एक तरह से उसके अंदर सूझबूझ इनसाइट पावर को उत्पन्न करने की क्षमता से उसे युक्त कर देता है। इसलिए बोध स्तर का शिक्षण क्या है, अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसका प्राय क्या होता है, अर्थात इसमें जो है बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक यह प्रयास करता है कि विद्यार्थियों के बौद्धिक व्यवहारों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। अर्थात बोध स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कार्य छात्रों के लिए होता है कि वह उसको सोचें, उस विषय वस्तु विषय में समझें और अपने विचार व्यक्त करें। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो भी पाठ्य वस्तु, जो विषय वस्तु है, जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाई जा रही है, संप्रेषित की जा रही है, उस विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार कर लेना, पूरा स्वामित्व स्थापित कर लेना। अगर ऐसा वो करने में सक्षम है तो उनका बोध स्तर ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। अर्थात यह ऐसी अवस्था होती है शिक्षण की जहाँ पे शिक्षक सक्रिय होता ही है, छात्र भी सक्रिय हो जाते हैं। अर्थात दोनों सक्रिय होकर के पठन पाठन को सीखने सिखाने की क्षमता को और अधिक मजबूत करते हैं, प्रगाढ़ करते हैं, विकसित करते हैं। बोध स्तर शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। अर्थात जो बोध स्तर का शिक्षण है वह उद्देश्यों को लेकर चलता है, एकदम बिल्कुल फोकस उसी पर आता है। मैं अपने अंदर किन चीजों को विकसित करना चाहता हूँ और उद्देश्य के साथ साथ उसके अंदर जो सूझबूझ है, इंसाइट है, उस पर उसकी पकड़ होती है। वह उसको सोच सकता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर अपना अधिकार दिखा सकता हूँ, पूछने पर उसे मैं बता सकता हूँ। इस प्रकार की भावना जब उसके अंदर आ जाती है तो उसका बोध स्तर मजबूत हो जाता है, अर्थात पूर्ण हो जाता है। इसके लिए कहते हैं कि विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। जैसे बोध स्तर से पढ़ा क्या है कि तमाम प्रकार की जो विषय वस्तु से पढ़ाई जा रही है, उस विषय वस्तु से संबंधित जो उसके ये अलग अलग इकाइयां हैं, एक इकाई के बाद दूसरी इकाई पढ़ा जाए, दूसरी के बाद तीसरी पढ़ा जाए, इन इकाइयों में परस्पर संबंध को देखना, बनाना और तथ्यों के संचालन के रूप में देखना। अब मैं उन तथ्यों को, उन इकाइयों को कैसे संचालित किया जा रहा है, उसके आधार पर क्या मैं भी उसको एक दूसरे से जोड़ सकता हूं, उसको संचालित कर सकता हूं। तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। जो तथ्यों का संबंध है, जो उनका संचालन है, अब इन दोनों को तीसरे स्तर पर ला करके पूर्ण करना, जिससे सीखा हुआ ज्ञान, बताया हुआ ज्ञान वह अच्छी तरह से उनके दिमाग में आ जाए, उनके मस्तिष्क में बैठ जाए और उसके आधार पर वह कार्य योजना बना सकें और उसका प्रस्तुतिकरण भी कर सकें। मूल्यांकन के लिए, अर्थात जब इसका सोशल सिस्टम शुरू होता है, कहते हैं मूल्यांकन के लिए विवरणात्मक दोनों प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं, अर्थात निबंधात्मक और विवरणात्मक। निबंधात्मक क्या होता है कि अगर हम किसी एक स्टिमुलस को देते हैं, विषय वस्तु देते हैं, उसको समझाते हैं, तो फिर उसी पर वह बालक अपनी भाषा में लिखित रूप से या मौखिक रूप से उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान तथा लघु उत्तर विधियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम बोध स्तर को जांचने का प्रयास करते हैं कि कितना उसके पास ज्ञान आया, कितना अधिगमन हुआ, कितनी उसने लर्निंग किया, इसको जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्यास्मरण का उसमें कुछ ना कुछ भाग रखा जाता है, पहचानने के लिए कुछ प्रश्नों को रख दिया जाता है और लघुत्तरी विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से जो बोध स्तर का शिक्षण होता है, मार्शन के द्वारा इसका एक प्रतिमान मॉडल बनाया गया
उस मॉडल में जो उद्देश्य इनका डिसाइड था वह निश्चित रूप से यही था कि बालकों के अंदर जो विषय वस्तु है उस पर उनका पूर्ण अधिकार हो सके, मास्टरी हो सके, उस पर स्वामित्व उनकी प्राप्ति हो सके, और फिर उसकी जो संरचना होगी, जो उसका सिंटेक्स होगा, तो उसके अंतर्गत भी 5 सोपान रखे गए। ये 5 सोपान कौन कौन से हैं? अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है, परिपाक या आत्मीकरण है, व्यवस्था है और अभिव्यक्तिकरण या प्रयोग है। अब इन 5 में इसके अंतर्गत क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, एक स्टेप बाद दूसरा स्टेप अगर हम पार करना चाहते हैं तो उसके बाद हमें और क्या करना है, इन सारी चीजों को आइए हम अब मार्सन के इस बोध स्तर मॉडल माने जो प्रतिमान बनाया गया है इसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ये बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान मार्सन ने बनाया है। इसमें एक तरफ प्रतिमान पक्ष होता है और दूसरी तरफ बोध स्तर का शिक्षण संबंधित तथ्यों पर रखा जाता है। जैसे पहला होता है उद्देश्य फोकस, दूसरा संरचना, तीसरी सामाजिक प्रणाली होती है और चौथा जो था मूल्यांकन की प्रणाली होती है। इन चारों कसौटियों पर हम बोध स्तर के शिक्षण को कसने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए उद्देश्य हम लेते हैं बोध स्तर का, तो उद्देश्य या फोकस क्या होता है? प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। इसका अभिप्राय क्या है कि जब शिक्षक अपनी विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करे तो इस ढंग से इतने रोचक, इतने प्रभावपूर्ण भाषा में विधियों के द्वारा प्रस्तुत करे कि वह विषय वस्तु बच्चों के लिए पूरी तरह से अधिगमित हो जाए, सीख ली जाए, जिसके आधार पर विषय वस्तु से संबंधित कोई भी मूल्यांकन हो, कोई भी परीक्षण हो, उसको आप पूरी तरह से बता सकें, अर्थात विषय वस्तु को अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण रूपेण रख सकें। जब ये उद्देश्य हमारा है कि विषय वस्तु पर बच्चों का पूर्ण दायित्व हो जाएगा, अधिकार आ जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तब कहते हैं कि इसकी संरचना सिंटेक्स क्या होनी चाहिए, कैसे हम शिक्षण को करेंगे पहली बात। और शिक्षण किया किसके लिए जाता है? छात्रों के सीखने के लिए। हमें करना क्या है? इसके लिए मार्सन ने संरचना में 5 स्टेप दिया, 5 पद बनाए हैं। इन 5 पदों को क्रमशः एक एक करके 5 पदों को बताने का हम प्रयास करेंगे। और एक पद अर्थात एक प्रकार का जो सोपान है, जब इसको हम पार कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो दूसरे सोपान पहुंचते हैं, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें पहुंचते हैं। माने इसका एक क्रम बना हुआ है और इसी क्रम पर ही शिक्षण कार्य होता है और बच्चे या छात्र जो हैं उसको सीखते हैं और सीखने के पश्चात बिल्कुल इसी क्रम में अगर उनके अंदर वो क्षमता विकसित होती जाती है तो उनके उद्देश्यों की अक्षरशः पूर्ति होनी संभव है। जैसे अन्वेषण, अन्वेषण इसी को एक्सप्लोरेशन कहते हैं। अन्वेषण का प्राय होता है कि जब हम कक्षा में पहुंचते हैं तो शिक्षक छात्र से यह जानने का प्रयास करे कि वह जानता क्या है, वो समझता क्या है, इस विषय वस्तु के प्रति उसका रुचि या गहन भाव क्या है, वह इसके विषय में कितनी जानकारी रखता है। इस पूर्व ज्ञान को जांचना परखना यही क्या है? अन्वेषण है। अर्थात उस समय हम तमाम प्रकार के परीक्षणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं जिसके आधार पर छात्रों का पूर्व ज्ञान जांच सकते हैं। जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे इकाइयों में, टुकड़ों में विश्लेषित कर लें। विश्लेषित करने के बाद उसको एक व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक क्रम दे दें जिसके आधार पर हम परीक्षण करें और छात्र उसका समुचित रूप से उत्तर देते जाएं, जिससे उनका जो पूर्व ज्ञान है वह नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाए। फिर इसी में हम बोध स्तर पर ही जो हमारा अन्वेषण का कार्य चल रहा है, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे इकाइयों में क्रमशः एक व्यवस्थित क्रम दे करके उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये हमारा अन्वेषण का जो सोपान है यह पूर्ण हो जाता है चरण। अब आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का प्राय होता है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत कैसे करना है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे विषय वस्तु मान लीजिए काफी बृहद है, बड़ी है, हम एक साथ सब नहीं पढ़ा सकते। हो सकता है किसी का पहले हमको अर्थ बताना हो, फिर उसके कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना हो, प्रत्यय क्या उसका है, फिर उसके जो विषय हैं, जो उनके वर्गीकरण हैं, वे कितने प्रकार के हैं, कैसे करना है। हमें एक एक टुकड़ों को, शिक्षण के एक एक पदों को, एक एक इकाइयों को पहले व्यवस्थित करना होगा। एक इकाई को हम अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, बच्चों को समझाएं, उसका मूल्यांकन करें, फिर द्वितीय इकाई को, सेकंड स्टेप को टीचिंग की, उसको लेकर के विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत किया जाए, उसको बताया जाए, समझाया जाए, फिर तीसरे यूनिट को लिया जाए, तीसरी इकाई को लिया जाए, उसको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, और इस तरह से तीनों इकाइयों को क्रमशः एक दूसरे से रिलेट किया जाए, जोड़ा जाए। इस तरह से जब हम प्रस्तुतिकरण कर लेते हैं, इसमें क्या होता है कि
शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील हो जाते हैं। शिक्षक छात्रों को संप्रेषित करता है विषय वस्तु को, और छात्र उसे अधिगमित करते हैं, ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। इसका लाभ क्या होता है? शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के उस विषय वस्तु पर गहन चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर विषय वस्तु को इतना अधिक प्रस्तुत कर दिया जाता है, उदाहरणों दृष्टांतों आदि के द्वारा, उस पर बच्चों का स्वयं का स्वामित्व जैसे प्राप्त होने की स्थिति में पूर्ण रूप में पहुंच जाते हैं। और जब प्रस्तुतिकरण का भाग जितना ही हमारा प्रबल होगा, जितना अपनी शिक्षण विधियों तकनीकियों का प्रयोग हम करेंगे, उतने ही अच्छे से प्रस्तुतिकरण बोध स्तर पर किया जा सकता है। अर्थात छात्रों का जो पकड़ है, जो रुचि है विषय वस्तु पर, जो उनका नियंत्रण है, वह पूर्ण हो सकेगा। इसके बाद जब अन्वेषण का कार्य हो गया, प्रस्तुतिकरण का कार्य हो गया, विषय वस्तु को प्रस्तुत कर दिया गया, अब क्या होता है? आत्मीकरण या परिपाक का स्तर आता है। यानी जब तीसरे सोपान पर पहुंचते हैं आत्मीकरण परिपाक से प्राय होता है कि अब यहाँ पर बालक एकदम अच्छी तरह से विषय वस्तु को समझ चुका है और उसके अंदर वो सूझ है, दृष्टि आ चुकी है। क्या वह उसको अगर किसी भी रूप में पूछा जाए तो अब बता सकता है, वह ज्ञान को आत्मसात कर चुका है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अर्थात जो हमारा ज्ञान है प्रदान किया गया है, उस पर छात्र अपना स्वामित्व दर्शाने का उस समय बिल्कुल योग्यता प्रदान कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जब वह योग्य हो गया कि मैं इसको बता सकता हूँ, इसी को परिपाक कहते हैं, इसी को आत्मीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का प्राय है कब विषय वस्तु संबंधी समस्त चीजें मुझे अच्छी तरह से याद हो चुकी हैं, उसके जितने भी अवयव बताए गए हैं वे सारे मुझे कंठस्थ हो चुके हैं, मैं उस पर अच्छी तरह से दृष्टिकोण अपना देख सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ, मेरा एटीट्यूड उसके प्रति गहन हो चुका है। जैसे कभी कोई पर्यायवाची शब्दों को पूछ लिया जाता है, कभी कभी समानार्थी शब्दों को पूछ लिया जाता है। इससे क्या होता है? हम 3-4 फूलों के नाम बताते हैं, याद कराते हैं, लेकिन बच्चा उसी समय कई तमाम पुष्पों के नाम बता लेता है। इस तरह से उसका जो बोध स्तर है वह मजबूत हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है, और यह कहता है कि 2-3 उदाहरणों के द्वारा तो बताया मैं कई और उदाहरणों को प्रस्तुत कर सकता हूँ। यही है परिपाक, यही है आत्मीकरण की व्यवस्था। जब आत्मीकरण की व्यवस्था या परिपाक की अवस्था को छात्र पार कर लेता है, तब शुरू होती है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था। यानी व्यवस्था तत्पर है कि जो कुछ मार्सन ने कहा कि बच्चा अब तक सीखा, छात्र सीखा है, शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु बता दी गई है, अब उसी विषय वस्तु को वह छात्र अपनी भाषा में लिखित रूप से व्यक्त कर सकता है। तो अपनी भाषा में विषय वस्तु को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की जो भाव है, जो क्षमता है, उसी को व्यवस्था या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। अब वह उस चीज को प्रस्तुत कर सकता है लिखित रूप में, यानी उसका स्वामित्व आ चुका है। जैसे परीक्षाओं में बालक क्या करता है? बिना किसी के सहयोग के स्वयं जितना सीखा हुआ ज्ञान है, जिस पर उस पर कॉन्फिडेंस होता है, वह आत्मीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है। अब वह व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात लिखित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करता है और परीक्षा को पास कर लेता है। इसलिए व्यवस्था तात्पर्य क्या है कि अपनी सीखी हुई विषय वस्तु को वह अपनी भाषा में लिखित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता से युक्त हो गया है। फिर अंतिम स्तर इसका आता है अव्यक्तीकरण या वर्णन का, जिसे हम रिसिटेशन कहते हैं। अव्यक्तीकरण का प्राय होता है कि जो कुछ हमने अब तक सीखा, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या आत्मीकरण व्यवस्था आदि के द्वारा, अब मैं उसे मौखिक रूप से अर्थात बोल करके, वर्णन करके बता सकता हूँ। तो अव्यक्तीकरण या वर्णन से प्राय होता है जब सीखे हुए विषय वस्तु को मैं अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता हूँ, प्रदर्शित कर सकता हूँ और उसका वह वर्णन करने में समर्थ हो जाता है। अगर इस प्रकार से हम इन 5 पदों को विस्तृत रूप से, आकर्षक रूप से, प्रभावपूर्ण तरीके से बच्चों को बताते हैं तो मार्शन का एक दावा है उसका बोध स्तर बहुत ही मजबूत हो जाएगा। उसके अंदर इंसाइट अर्थात अंतर्दृष्टि जागृत हो जाएगी। वह उन चीज़ों पर सूझबूझ के साथ काम करेगा, उस पर एक विवेकपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर पाएगा। कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है, इन तमाम विधियों को वह समझ सकेगा। इस तरह से बोध स्तर का जो शिक्षण होता है यह स्मृत स्तर शिक्षण के पश्चात ही प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि बोध स्तर पर आने के लिए हमें सबसे पहले स्मृत स्तर पर किए गए शिक्षण, जिसमें प्रत्यास्मरण और पहचान, इन चीज़ों को अगर हम पूर्ण कर लेते हैं तभी बोध स्तर के शिक्षण को हम पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए
बौद्ध स्तर के शिक्षण में इन 5 सोपानों की बहुत ही महत्ता उपादेयता है, इसको अपरिहार्य है, अर्थात इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, और यही इसकी रीढ़ है। इस बौद्ध स्तर के शिक्षण की यही एक रीढ़ है, बैकबोन है, बेस है, जिसके आधार पर हम किसी भी बालक के, किसी भी छात्र के बौद्धिक स्तर को मजबूत बना सकते हैं। अब आता है तीसरा जो ये प्रतिमान पक्ष है, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था से प्राय क्या है, यानी शिक्षक और छात्र इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, किस प्रकार का सहयोग है, छात्र क्या कर रहा है, शिक्षक क्या कर रहा है, दोनों का जब तक सम्मिलन नहीं होगा, उसमें इंटरएक्शन नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगी, यानी जब तक शिक्षक बताएगा नहीं और छात्र उसको आत्मसात करके फिर उसका उत्तर नहीं दे सकता, या जब तक उन दोनों में अनुक्रिया और क्रिया अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया का भाव नहीं जागृत होगा, तब तक शिक्षण पूर्ण नहीं होता है। और यही शिक्षक और छात्र के बीच जो इंटरएक्शन होता है उसे हम सोशल सिस्टम कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या करना है, शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है, अर्थात मूल दायित्व किसका है, शिक्षक का है। वह छात्रों के व्यवहार का नियंत्रक होता है। शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। ऐसे समय में शिक्षक तो मुख्य होता ही है, लेकिन छात्र भी उसके साथ साथ सहयोग देते हैं। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेसिटी, क्षमता आ जाती है कि वो अपने विचारों को यहाँ पर बौद्ध स्तर प्रदर्शित कर सकते हैं। बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रेरणा उपयोगी होती है। उस समय दोनों प्रकार की प्रेरणा, जैसे छात्र स्वयं बताने का प्रयास करता है और उसी में शिक्षक ने थोड़ा सा और उद्दीपन दे दिया, सहयोग कर दिया। इस प्रकार से दोनों प्रकार की जो प्रेरणाएं हैं वह इस स्तर पर क्या करती हैं, उपयोगी होती हैं। शिक्षण व्यवस्था के प्रथम 2 सोपान में शिक्षक और अंतिम तीनों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील होते हैं। कहने का प्राय है कि जो अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण है, यहाँ पर तो शिक्षक का पूर्ण दायित्व होता है, वह इसमें ज्यादा क्रियाशील होता है। लेकिन जो 3 पद नीचे के हैं, आत्मीकरण, व्यवस्था और अव्यक्तीकरण, यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर इन दोनों के अधिक से अधिक क्रियाशील होने से ही उसका बोध स्तर मजबूत हो पाता है। इस तरह से जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के लिए है, दोनों क्रियाशील है। ऊपर के 2 पदों में अर्थात अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण में शिक्षक ज्यादा क्रियाशील हो रहता है, जबकि आत्मीकरण, व्यवस्था और अव्यक्तीकरण इन 3 पदों में शिक्षक और छात्र दोनों साथ साथ क्रियाशील रहते हैं। अब आता है मूल्यांकन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। इसमें मार्क्स ने बताया कि जो मूल्यांकन प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम है, इसमें क्या चीज होनी चाहिए, कहने आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जब शिक्षण हमारा पूर्ण हो गया, उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हम छात्रों से लिखित रूप में, मौखिक रूप में प्रश्नों को दे सकते हैं, उसका उत्तर उनसे ले सकते हैं। वे प्रश्न किन किन रूपों में हो सकते हैं, निबंधात्मक रूप में हो सकते हैं, यानी थोड़ी सी विषय वस्तु पर एक विचार व्यक्त करना हो और बहुत अधिक रूप में व्यक्त करें, वर्णन करें। वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, यानी उस पहचान संबंधी, प्रत्याशा संबंधी प्रश्नों को पहचान सकेंगे, देख सकें, उसका सही उत्तर दे सकते हैं। मूल्यांकन की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, अर्थात मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, इन समस्त प्रकार की परीक्षण की विधियों को हम प्रयोग में ला करके उनके बोध स्तर को जांच सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। मुख्य चीज क्या है, जो विषय वस्तु हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, छात्र उसको समझ सके और उसका उत्तर वो खुद दे सकें, किसमें, अपनी भाषा में, बिना किसी सहयोग के। अगर इस प्रकार से शिक्षण को किया जाता है तो इनके जो प्रतिमान पक्ष हैं, देश संरचना, सामाजिक व्यवस्था और मूल्यांकन प्रणाली, एक पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। इस तरह से अगर हम किसी भी शिक्षण के समय अपने उद्देश्यों को जब निर्धारित करते हैं तो उसमें हमें जरूर देखना चाहिए कि स्मृति स्तर पर उसे कितना शिक्षा देना है, उसके बाद बोध स्तर पर हमें क्या क्या कार्य करने, हमारे दायित्व क्या हैं, शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं और छात्रों के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होंगे, उनको किस प्रकार से उस विषय वस्तु पर स्वामित्व देना है। अगर वो स्वामित्व प्राप्त कर लिए, उनका बोध स्तर बिल्कुल मजबूत हो जाता है। इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि बोध स्तर शिक्षण को मजबूत करने के लिए मार्क्सम का जो मॉडल दिया गया वह बहुत ही कारगर है, उपयोगी है। इसको आप निश्चित रूप से 1 बार 2 बार वीडियो में देखिए, समझिए और इसके अनुरूप कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें,
इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।